जी हाँ, बात कर रहे हैं अफसरनामा में HSIIDC के चीफ कोऑर्डिनेटर सुनील शर्मा जी के बारे में। 5 साल के लगभग इस जिम्मेवारी पर हैं। सर, स्वागत है आपका। पहला सवाल यही है कि जिस तरह से HSIIDC पर जिम्मेवारी है इंडस्ट्री को डेवलप करने की, प्रदेश को बेहतर रोजगार देने की, कितना कामयाब हो पा रहे हैं आप लोग? धन्यवाद सोलंकी जी। पहले तो मैं आपका और आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले जो कोरोना का काल चल रहा है, हम सबको मास्क पहनना चाहिए, साथ साथ हाथों को सैनिटाइज करता रहना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग अपनानी चाहिए। अब मैं मेन विषय पर आ रहा हूँ, जो आपने मुद्दा कहा। HSIDC का मेन उद्देश्य ही है इंडस्ट्रियलाइजेशन। इस संदर्भ में मैं आपने अभी कहा कि हमारे को 4.5 साल का मेरा कार्यकाल होगा। 4.5 साल में हमने लगभग 8195 करोड़ रुपए के इंडस्ट्रियल प्लॉट बेचे हैं, जिनमें 3223 प्लॉट हमने ऑक्शन के माध्यम से अलॉट किए हैं। मैं दोबारा बोलना चाहूँगा, ऑक्शन के माध्यम से। जब 2015 में माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने कार्यभार संभाला 2014 अक्टूबर में, उसके बाद जब उन्होंने नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई 2015 में, उसमें मेन फोकस उनका था कि भी जो ये हम अलॉटमेंट करते हैं, विगत वर्षों से चला रहा है सिस्टम, उसको बंद करके ई ऑक्शन के माध्यम से ट्रांसपेरेंट मोड से हमने प्लॉटों को ऑक्शन करना है, ताकि उचित लोगों को उसका हिस्सा मिल सके, सब लोग उसमें अपनी भागीदारी तय कर सके। हमने किसी को नहीं रोका कि भी ये आदमी अप्लाई कर सकता है, ये आदमी रोक सकता है। जिस आदमी ने हरियाणा में इंडस्ट्री लगानी है, उसको इंडस्ट्रियल प्लॉट ट्रांसपेरेंट मैनर से कैसे दिया जाए, यही उस पॉलिसी का उद्देश्य था। आज उस पॉलिसी को जब हम 4 साल के बाद, 5 साल के बाद देखते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, तो मैंने एक छोटा सा कंपैरिजन किया। 2004 से लेकर 2015 तक जो पिछली इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, उसमें लगभग 4400 एकड़ जमीन गई, जिसमें से 6833 करोड़ रुपए के प्लॉट बेचे। उन प्लॉटों का अगर हम वेटेड एवरेज निकालें तो 1.5 करोड़ रुपया पर एकड़ ही HSIDC के पास रेवेन्यू जनरेट हुआ। और जब हम इस 5 साल का कंपैरिजन करते हैं, तो मैंने जैसे आपको बताया, हमने 1412 एकड़ ज़मीन बेची, जिससे हमारे को 8195 करोड़ रुपए आया, जिसकी एवरेज बन रही है लगभग 5.85 करोड़, यानी लगभग 6 करोड़ रुपए के हिसाब से हमने इंडस्ट्रियल प्लॉट ई ऑक्शन के माध्यम से बेचे। आप वही कंपैरिजन देखो कि 10 साल की एवरेज 1.5 करोड़ रुपए एकड़, इन 6 सालों की एवरेज 6 करोड़ रुपए एकड़, 5 गुना ज़्यादा। कौन से ऐसे कदम आप लोगों ने उठाए जिससे ये अंतर पैदा करने में आप लोग कामयाब हुए? सबसे पहला कदम माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश के अनुसार हमने उठाया कि हमने अलॉटमेंट बंद कर दी। किसी भी व्यक्ति को बिना ऑक्शन प्लॉट अलॉट नहीं हो सकता। हमने काफ़ी ड्रास्टिक चेंज किए। जैसे पहले परमिशन लेनी पड़ती थी, अगर बैंक से आपको कोई लोन लेना तो मॉर्गेज की परमिशन थी, वो बंद कर दी हमने। अगर कोई प्रोजेक्ट चेंज करना होता था, उसमें भी एक बड़ा एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं हम, जैसे हमने इंस्पेक्टरी राज, वो सारा ख़त्म कर दिया। किसी भी व्यक्ति ने, अगर जो हमारा अलॉटी है, उसने अपना बिजनेस चेंज करना है, उसने प्रोजेक्ट चेंज करना है विद लिमिट्स, जो हमारी परमिसिबल एक्टिविटीज़ हमारे इंडस्ट्रियल स्टेट्स में अलाउड हैं, जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जिनको ग्रीन इंडस्ट्री और ऑरेंज इंडस्ट्री बोलता है, जिसकी परमिशन वो दे सकता है, तो वो हमारे प्लॉट को अप्लाई कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति को आज किसी कारणवश उसका प्रोजेक्ट नहीं चल रहा है, तो उसको प्रोजेक्ट चेंज करना है, तो उसको कोई परमिशन की रिक्वायर नहीं। जैसे आपने देखा कि बेबी कोरोना काल में 2020 में बहुत से लोगों ने मास्क बनाने के काम शुरू कर दिए, N95 बनाने लगे, सैनिटाइजर बनाने लगे, तो अचानक से उस टाइम जो परिस्थितियां थी, उसको परमिशन वो चीज़, वो क्लोज हमारे काम आया। उसने हमारे को 60 दिन के अंदर केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से इंटीमेशन देनी थी कि मैं आज ब्लेड की बजाय मैं आज N95 मास्क बनाऊंगा, तो वो इन्फॉर्मेशन उसके लिए सफिशिएंट थी। उसको कोई भी महकमा, कोई भी डिपार्टमेंट उस पर कोई भी एक्शन नहीं ले सकता था। ये फ़र्क आया कि पॉलिसियों में बदलाव के कारण। अब जैसे ट्रांसफ़र फीस थी, जो नई पॉलिसी हमारी अभी 29 दिसंबर 2020 में, अभी इस गठबंधन की सरकार में माननीय उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी के नेतृत्व में जो पॉलिसी बनी, जिसका नाम था हरियाणा इंटरप्राइज एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, जिसको हम हिप बोलते हैं, उसमें इतनी छूटें दी गई। अब किसी व्यक्ति को अगर ट्रांसफ़र भी अपना प्लॉट कराना है, तो उसको कोई ट्रांसफ़र फीस नहीं लगेगी। हम ये चाहते हैं कि सारी चीज़ें ऑनलाइन हों, कोई व्यक्ति हमारे पास चलकर आने की उसको आवश्यकता नहीं हो। इसी नज़रिए को देखते हुए हमने अप्रैल 2017 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रथम कार्यकाल में हरियाणा इंटरप्राइज प्रमोशन सेंटर का गठन किया, जिसके एक ही छत के नीचे जो 14 रेगुलेटरी अथॉरिटी होती हैं, जो किसी भी इंडस्ट्रियल
फैक्ट्री को चलाने के लिए उसको उस डिपार्टमेंट से जो परमिशन लेनी पड़ती थी वो सारी हमने ऑनलाइन कर दी। और साथ साथ हमने एक नई चीज़ शुरू की बाद में जाके 6 महीने के बाद, डीम्ड क्लियरेंस। अगर सोलंकी जी आप इंडस्ट्रियलिस्ट हो, आपने कोई इंडस्ट्री के लिए अप्लाई किया, अगर उस समय 45 दिन के अंदर आपको वो परमिशन नहीं मिलती थी तो 46वें दिन आपको डीम्ड क्लियरेंस, आपको किसी परमिशन की आवश्यकता नहीं है। हमने जैसे कोई भी इंस्पेक्शन होती थी, विजिट्स होती थी, अलग अलग महकमे जाते थे किसी फैक्ट्री के लिए, वो भी हमने सारी इंस्पेक्शन बंद कर दी। आज किसी भी लोकल ऑफिस से कोई भी अधिकारी किसी की फैक्ट्री में नहीं जा सकता, रैंडमली उसको हेड ऑफिस से परमिशन लेनी पड़ेगी। हेड ऑफिस यानी चंडीगढ़ से, चंडीगढ़ के तय मानक पूरे होने के बाद ही कोई भी आदमी आपकी फैक्ट्री में जा सकता है। लेबर वाले, पोल्यूशन वाले, बिजली वाले, कोई भी व्यक्ति विदाउट परमिशन आपके कैंपस में नहीं आ सकते। साथ साथ अगर किसी को कोई अपनी नई फैक्ट्री लगानी थी तो उसको 14 तरह के लाइसेंस लेने होते थे। सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार, हमने अगर विजिट भी होती थी, इसको शुरुआती विजिट होती थी, वो भी हमने उसे एक दिन तय किया कि आपके सुविधा के अनुसार 5 महकमे एक ही दिन आपके पास आएंगे, ताकि आपको बार बार परेशान ना होना पड़े कि आपकी फैक्ट्री में आज लेबर से आ रहे हैं, आज आपकी फैक्ट्री बॉयलर एक्ट से आ रहे हैं, आज बिजली बोर्ड से आ रहे हैं, HSIDC से आ रहे हैं, उन सबको एक ही दिन, पानी वाले आ रहे हैं, पब्लिक हेल्थ वाले आ रहे हैं, वो एक ही बार आएंगे आपके पास देखने, फायर वाले आ रहे हैं। हर चीज़ का हमने पोर्टल बना दिया। जितना सरलीकरण हरियाणा में हुआ इंडस्ट्री के लिए, मेरे हिसाब से संपूर्ण भारत में कहीं भी इतना सरलीकरण नहीं होगा। जी शर्मा जी, ये बड़ी अच्छी बात आपने बताई कि इंडस्ट्री लगाने के लिए ढेर सारी सुविधाएं आप लोगों ने की। आप देखते हैं कि ज़मीन पर इसका फ़र्क कितना आया, कितना इंडस्ट्री को बढ़ावा मिला, कितनी इंडस्ट्री आपके पास आई, ये आप बताएंगे? आज जब हम देखते हैं, इंडस्ट्री लाने का पैमाना 2 तरीके से होता है। HSIDC के अगर प्लॉट नहीं बिकते हो तो इसका मतलब इंडस्ट्री नहीं आ रही। आज जहां हम बैठे हैं, ये IMT मानेसर का हमारा ऑफिस है, ये 4500 एकड़ में IMT है, IMT इंडस्ट्रियल मॉडर्न टाउनशिप। इस आप घूम के देखिएगा, इससे बढ़िया इंडस्ट्रियल एरिया आपको पूरे भारत में कहीं नहीं मिलेगा। चौड़ी सड़कें देखिए, आप यहाँ ग्रीनरी देखिए, हर चीज़ एक डेडिकेटेड एरिया है। आज हमने यहाँ 2 दिन ऑक्शन करी, हमारे यहाँ 25 प्लॉट हमने बेचे। 25 बड़े बड़े प्लॉट थे, 2 एकड़ के भी थे, 4 एकड़ के भी थे, आधे एकड़ के भी थे, 2500 गज के भी थे। उन सब में ऑक्शन पे जो हमारा रेट 23,377 रुपये था, उसमें उन प्लॉटों की एवरेज वेटेड प्राइस आई है 39,000 के करीब, 40,000 के करीब। इसका मतलब इंडस्ट्री आ रही है। अभी हमने पिछले महीने ऑक्शन फाइनल करी खरखोदा की, वो भी हमारी IMT है, 3300 एकड़ में है, सोनीपत जिले में खरखोदा KMP के ऊपर है। वहाँ हमने अभी 1100 प्लॉट अलॉट किए ई-ऑक्शन के माध्यम से। वहाँ हमारा रिजर्व प्राइस 11,000 था, वेटेड एवरेज प्राइस हमारी 18,000 के करीब आई है, यानी 7,000 रुपये ऊपर। इसका मतलब इंडस्ट्री आ रही है हरियाणा में। छोटी इंडस्ट्री भी आ रही है, बड़ी इंडस्ट्री भी आ रही है। अभी जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मारुति भी हरियाणा में अपना नया जो प्लांट लगा रही है, वो भी उनसे फाइनल स्टेज पर बात चल रही है। उन लोगों ने भी अपना इंटरेस्ट शो किया कि हम हरियाणा में ही अपनी इंडस्ट्री लगाएंगे, वो भी 50,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ 1000 एकड़ में हरियाणा में। उनकी लास्ट फाइनल बात माननीय उप मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी के लेवल पर फाइनल चल रही है। तो इससे आप अनुमान लगाइए कि छोटी इंडस्ट्री हो चाहे बड़ी इंडस्ट्री हो, उनका पहला ध्येय वो हरियाणा में रहना चाहते हैं और हरियाणा में अपनी इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं। कानून व्यवस्था देख लो, हमारी पॉलिसी देख लो, जो मैंने अभी पहले आपको 45 दिन कहा, उसको हमने अब 30 दिन कर दिया। 30 दिन में किसी भी उद्योगपति को वहाँ HEPC है, हरियाणा एंटरप्राइज प्रमोशन सेंटर। इंटरप्राइज का तो एक, अगर आपको एक छोटी सी कोई भी ढाबे से लेकर 7 स्टार होटल तक सब इंटरप्राइज है। उसको आपको अगर CLU की आवश्यकता है, आपको लेबर की परमिशन है, आपको बिजली की है, आपको कंसेंट टू ऑपरेट है, कंसेंट टू इस्टेब्लिशमेंट है, हर परमिशन जो 14 रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उनके सक्षम अधिकारी हमने पंचकुला में बिठा रखे हैं, पावर्स देके। ये नहीं कि भी वो वहाँ से फाइल अपने डिपार्टमेंट में भेजते हो। कोई भी सर्विस हम ऑफलाइन नहीं लेते, हर चीज़ हमने ऑनलाइन कर रखी है। ऑफलाइन HSIDC कोई भी चीज़ नहीं लेती। कोशिश है धीरे धीरे जो त्रुटियां रह गई हैं सिस्टम में, सिस्टम को दुरुस्त करने में समय लगता है, लेकिन हमने 5 साल में 6 साल में जितना HSIDC ने और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम किया है, शायद किसी प्रदेश में इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ। एक और बात जानना चाहेंगे, बहुत सारी उपलब्धियां आपने बताई कि चाहे ट्रांसपेरेंसी की बात हो या सुविधा देने की बात हो इंडस्ट्री लगाने वाले लोगों को, लेकिन सवाल ये है कि HSIDC के पास ना लैंड की कमी है, ना सुविधाओं की कमी है, फिर भी ऐसी स्थिति है कि जो प्रॉफिट या जो सरप्लस फंड होना चाहिए HSIDC पर, वो क्यों नहीं है?
देखो फंड की बात, HSIDC की स्थिति ठीक है, काफ़ी बढ़िया है, लेकिन मैं बोलना चाहूँगा कि दो महकमे ऐसे हैं, HSVP जिसको पहले हम HUDA हुड्डा बोलते थे, आज इसको हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण बोलते हैं, और HSIDC, इन दोनों को कोर्ट से, जो ऑनरेबल कोर्ट से इन्हांसमेंट आई, जैसे जो ज़मीन हम एक्वायर करते थे उसके बाद वो लोग मुआवजा बढ़वाने के लिए कोर्टों में जाते थे, कोर्टों से अचानक बड़ी मात्रा में इन्हांसमेंट आ गई, वो इन्हांसमेंट सरकार को भरनी पड़ेगी। तो HSIDC को एक मुश्त 2-3 साल में 8,000 करोड़ के करीब इन्हांसमेंट किसानों को देनी पड़ेगी। वो पैसा हमने दिया तो अचानक हमारे को बैंकों से लेना पड़ गया। हम उस 8,000 करोड़ रुपए को हम भी वसूल करते हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं लेते, लेकिन हम इंस्टॉलमेंट्स में लेते हैं। हम किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट को नोटिस इशू कर दिया तो उसको हम उसकी सुविधा के अनुसार समय भी देते हैं कि भाई आप 2 साल में दोगे, 3 साल में दोगे, हमें इंडस्ट्री लगानी है, हमारा प्रमुख उद्देश्य इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है। हम कोई रियल स्टेट ऑपरेटर नहीं है, हमारा काम है सरकार का जन कल्याण नीतियों को आगे बढ़ाते हुए इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देना। तो कोई व्यक्ति जिसको हमने तो एक मुश्त 8,000 करोड़ रुपए दे दिया, लेकिन वो 8,000 करोड़ रुपया अगर हम बिल रेज करते हैं तो वो पैसा हमारे पास 5 साल में, 7 साल में, 8 साल में आता है। इतने में आप आइडिया लगाइए कि उस 8,000 करोड़ रुपया ब्याज समेत हमारे को तो देना पड़ेगा, इसलिए दिक्कतें आई। अदरवाइज आज भी HSIDC के पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है। मैंने जैसे आपको बताया कि 5 साल में हमने लगभग 9,000 करोड़ रुपए के प्लॉट बेचे हैं, इंडस्ट्री लग रही है, बाहर से भी निवेश आ रहा है, डिफरेंट एसोसिएशन भी आ रही है। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज निर्देश दिया कि दिल्ली के अंदर भी जो पुरानी मार्केट होती थी, जैसे आप पृथ्वीराज मार्केट है, भागीरथ पैलेस है, किराना वाले बैठे हैं, नया बाजार में बैठे हैं, चांदनी चौक में बैठे हैं, चावड़ी बाजार में बैठे हैं, वो मूलतः वो हरियाणा के लोग ही हैं। वहाँ आज इतनी भीड़ भड़ाका हो गया, वो लोग भी चाहते हैं कि हम बाहर निकलें, तो उनके लिए भी हमने एक मीटिंग की थी पिछले साल। कोरोना के कारण थोड़ा सा उसमें गैप आ गया, हम दोबारा उनके साथ बैठेंगे। हम चाहेंगे कि वो लोग भी हरियाणा में आके अपना निवेश करें, अपनी इंडस्ट्री लगाएं, जो अपने ऑफिस करें। तो उनके लिए हमने खरखोदा में जगह देने के लिए वो भी हम ऑक्शन पे देंगे। हम कोई भी चीज़ किसी को अलॉट नहीं करेंगे, लेकिन उसके लिए हम एक अलग से डेडिकेटेड जगह काट देंगे कि यहाँ चांदनी चौक वाले भाई हमारे आके अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं, यहाँ खारी बावली वाले शुरू कर सकते हैं, यहाँ नया बाजार वाले शुरू कर सकते हैं। डिफरेंट क्लस्टर में इंडस्ट्री आ रही है जी। ये बड़ी चीज़ बताई है शर्मा जी ने कि जिस तरह से दिल्ली में जो पुरानी मार्केट है उसको भी लाने का प्लान है हरियाणा में, और हरियाणा में इस तरह की बहुत सारी जगह HSIDC ने बनाई हुई हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिले। हमारे साथ राजकुमार जिंदल जी भी हैं, एजीएम साहब, और हमारे साथ RN रविंद्रनाथ जी गुप्ता हैं, वो भी एजी में हैं, IMT मानेसर के। सर, सबसे पहले आपसे ये बात जानना चाहूँगा कि जिस तरह की बातें शर्मा जी ने बताई कि चाहे वो ट्रांसपेरेंसी की बात हो, सुविधाओं की बात हो, उसमें HSIDC अच्छा काम कर रही है। लेकिन अगर बात करें, चाहे बात करें टाउन के लेवल पे बात करें, गांव के लेवल पे बात करें, वहाँ किस तरह की स्थिति है? वहाँ उद्योग को बढ़ावा देने के लिए वहाँ क्या पॉलिसीज़? देखिए, जैसा हमारे चीफ कोऑर्डिनेटर साहब ने बताया आपको, पूरे हरियाणा का एक ओवरऑल व्यू उन्होंने दिया कि सरकार की क्या नीतियाँ हैं और सरकार उनको किस तरीके से ट्रांसपेरेंट मैनर में इम्प्लीमेंट कर रही है। क्योंकि मैं फील्ड ऑफिस से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सरकार ने हर लेवल पे इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए पूरे प्रयत्न किए हुए हैं। जो बड़े शहर हैं वहाँ पे हमारे पास IMT का प्रोविज़न है, जिसको हम इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप बोलते हैं। जो मिड लेवल के शहर हैं वहाँ पे इंडस्ट्रियल एस्टेट्स भी हैं, और जो गांव लेवल के उद्योगों का हमारा प्रयास है वो थ्रू उद्योग कुंज हो रहा है। उद्योग कुंज एक स्कीम थी हमारी, जिसमें बिल्कुल ही कुटीर उद्योगों के लिए हमने कुछ प्लानिंग की थी। वो सारे उद्योग कुंज आज हमारे बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो सरकार का प्रयास है कि बड़े से बड़ी इंडस्ट्री, छोटे से छोटी इंडस्ट्री हरियाणा में ग्रोथ करे, बढ़े और अच्छा विस्तार करे। जी, रविंद्रनाथ गुप्ता जी भी हैं, AGM हैं IMT मानेसर के। सर, आपसे जानना चाहेंगे, बहुत सारी ऐसी शिकायतें भी आती हैं कि कोई व्यक्ति ने अगर प्लॉट उसको आपने अलॉट कर दिया, फिर वो बना नहीं पाया, फिर वो उस दिक्कत में आ जाता है, फिर ट्रांसफ़र की दिक्कत होती है। इन सब से उनको राहत देने के लिए क्या क्या स्कीम है HSIDC? इसमें देखिए ऐसा है कि जो हमारा कोई भी प्लॉट जो हम इंडस्ट्रियल प्लॉट अलॉट कर रहे हैं, उसके प्रोजेक्ट कंप्लीशन के लिए हम इनिशियली 3 साल का टाइम देते हैं।
उसके बाद पॉलिसीज़ इस तरह से हैं कि अगर कोई 3 साल में अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर पा रहा है तो उनको ईयर ऑन ईयर एक्सटेंशन भी अवेलेबल है। मैंने 3 साल में प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट नहीं किया, मैं एक सर्टन अमाउंट ऑफ फ़ी दूंगा जो कि स्टेट टू स्टेट वेरी करती है। वो फ़ी दे करके मेरा टाइम एक्सटेंड होता रहेगा और एक्सटेंशन फ़ी जो है वो भी बड़ी नॉमिनल है। अभी सरकार ने इसको और लिबरलाइज़ करने का फ़ैसला किया है, इसको और रैशनलाइज़ करने का फ़ैसला लिया है और इस तरह से हमारी तरफ से पूरा सहयोग रहता है इंडस्ट्री को। जब कोई इंडस्ट्रियलिस्ट बिल्कुल हाथ खड़े कर देता है कि जी मेरे बस का नहीं है, या तो उसके पास ऑप्शन है कि वो प्लॉट अपना HSIDC को सरेंडर कर दे। तो सरेंडर क्या उसी रेट में होता है? जब वो सरेंडर करता है तो जितना पैसा उसने हमारे पास जमा करवाया है, हम प्लॉट कॉस्ट का 10% पैसा काट करके बाकी पैसा उसका रिफ़ंड कर देते हैं और वो प्लॉट वापस से हम ऑक्शन के माध्यम से अलॉटमेंट प्रोसेस में आ जाता है। इसी तरह से अगर कोई अपना प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट भी नहीं कर पा रहा है, वो हमारे पैसे भी नहीं दे रहा है, एक्सटेंशन भी नहीं दे रहा है, तो हमारे पास सिर्फ एक ही चारा रह जाता है कि हम वो प्लॉट रिज्यूम कर लेते हैं। रिजम्पशन के केस में भी वही प्रोविज़न है, जब भी हम कोई प्लॉट रिज्यूम करते हैं तो उसका 10% पैसा काट करके बाकी पैसा उसका वापस दे देते हैं। तो जहाँ तक बात ट्रांसफ़र की है, अब कई बार क्या होता है, आज मैंने एक प्लॉट ले लिया, आज मेरी पोजीशन अच्छी है, 2 साल बाद मुझे कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस हो गए कि मैं वो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, तो इस सरकार ने एक ये प्रावधान भी किया है कि मैं अपना वेकेंट प्लॉट ट्रांसफ़र कर दूँ किसी थर्ड आदमी को। उसके लिए कोई चार्जेज नहीं? उसके लिए फ़ी है, वो भी बड़ी नॉमिनल है, 2% ऑफ द करंट अलॉटमेंट प्राइस हम फ़ी चार्ज करते हैं। जो प्लॉट्स हमने 2015 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी में अलॉट किए हैं, उससे पहले के जो अलॉटीज़ थे उनको भी ये फैसिलिटी दी है कि वो भी अपना वेकेंट प्लॉट ट्रांसफ़र कर पाएँ और उस केस में जो ट्रांसफ़र फी है वो 10% ऑफ करंट अलॉटमेंट प्राइस है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आज किसी भी अलॉटी के पास एक ऑप्शन है कि अगर वो अपना प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा तो वो उसको मार्केट में सेल करके एग्जिट कर जाए और जो एक्चुअल में प्रोजेक्ट लगाने वाला आदमी है उसको प्लॉट अवेलेबल हो, उसको मौका मिल जाए। देखिए ये बड़ी चीज़ बताई है, गुप्ता जी की बात करें, जिंदल साहब की बात करें, कि कोशिश यही रहती है कि जो उसका मनोबल है, जो इंडस्ट्री लगाने आया है, उसका मनोबल किसी भी तरह ना टूटे और जिस तरह से अब नए नए चेंजेस किए हैं कि राहत दी जाए। मैं मुख्य जो उद्देश्य है वो किसी भी तरह इंडस्ट्री लगे, अगर इंडस्ट्री लगाने में कोई व्यक्ति सक्षम नहीं होता है तो एग्जिट कर सकता है, उस व्यक्ति को मौका मिल सकता है जो इंडस्ट्री लगाने में सक्षम। शर्मा जी, मैं एक और बात जानना चाहूँगा, जिस तरह से बात करें, आपने बताया कि आप कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली का जो व्यापारी है चावड़ी बाज़ार से लेकर चांदनी चौक, ये अपने हरियाणा में आ जाए, और क्या विज़न है HSIIDC का कि आगे उद्योग के स्तर पे तो हो ही, जो रोज़गार के स्तर पे तो हो ही, HSIIDC बेसिकली एक बड़ा जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में कामयाब हो। अभी जैसे बताया कि हम और क्या स्टेप उठाते हैं, अभी आपने 2 चीज़ बताई मेरे को, इंडस्ट्रियलाइजेशन और रोजगार। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 25 तारीख को इंडस्ट्री के लिए 3 बड़ी घोषणाएं करी। जैसे अभी आपने गुप्ता जी से प्रश्न किया कि अगर कोई तय समय में उद्योगपति अपना इंडस्ट्री नहीं लगा पाता तो उसमें हम एक्सटेंशन फीस चार्ज करते हैं। तो ऐसे हमारे पास लगभग 660 करोड़ रुपए की एक्सटेंशन फीस ड्यू थी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी 25 तारीख को उसमें 50% छूट का प्रावधान कर दिया सबको। कोई भी व्यक्ति जिसकी एक्सटेंशन फीस ड्यू है 30 जून तक वो एक मुश्त सारा पैसा भरे तो उसको 50% की छूट मिलेगी, यानी लगभग 300 करोड़ रुपए की छूट हम उनको एक्सटेंशन फीस के माध्यम से देंगे। ऐसे ही प्लॉट कॉस्ट की और इनास कॉस्ट की लगभग हमारे 1500 करोड़ रुपए बकाए थे लोगों में, उनमें 232 करोड़ रुपए उनको छूट के मिलेंगे। 25% छूट तो उनको मिलेगी जो उनके ऊपर ब्याज लगा हुआ था, और 100% छूट मिलेगी जो उनमें डिलेड इंटरेस्ट, जिसको हम पिनल इंटरेस्ट बोलते हैं, वो भी छूट मिलेगी। तो मोटा मोटी लगभग 600 से 700 करोड़ रुपए की छूट माननीय मुख्यमंत्री जी ने दे दी उनको, जो व्यक्ति 30 जून तक सारा पैसा भर देगा। दूसरा विषय आपने बताया रोजगार के लिए, अभी बहुत से इंडस्ट्रियल एसोसिएशन बोलती हैं कि 75% आरक्षण वाली क्लॉज हरियाणा सरकार ने लगा दी। माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने उसी मीटिंग में 25 तारीख को फिक्की के भी लोग थे, HOSM के लोग भी थे, CII के भी थे, हमारी 15 इंडस्ट्रियल एसोसिएशन थी, वहाँ माननीय मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री जी ने उनकी सारी शंकाओं का समाधान किया
कि जो अभी ये हम लेबर का भी ला रहे हैं कि 75% हरियाणा के लोगों के लिए आरक्षित होगा, वो हमारे पास आरएलए में पहले भी होता था। पहले हम उसमें प्रेफरेंस शब्द यूज़ करते थे कि कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट जो हरियाणा में इंडस्ट्री लगाएगा उसके आरएलए में ही लिखते थे कि वो लोकल लोगों को प्रेफरेंस देगा। वही आज उसका कानून के रूप में आ गया। तो उससे भी ऐसी कोई किसी इंडस्ट्री एसोसिएशन ने ऐसी कोई दिक्कत क्रिएट नहीं की जिसे सामने वाले को ये लगे कि हरियाणा में कोई इंडस्ट्री में दिक्कत है या कोई प्रॉब्लम है। उन्होंने सुझाव दिए, मारुति से चेयरमैन भार्गव साहब भी थे, उन्होंने भी सुझाव दिए, मेक माई ट्रिप के भी दीप भाटिया जी थे, उन्होंने भी अपने सुझाव दिए, जय भारत मारुति से थे, उन्होंने भी अपने सुझाव दिए। सारे हरियाणा के 15 बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे और हमारी एसोसिएशन के लोग भी थे। उन सब में मुख्यमंत्री जी ने एवं मुख्यमंत्री जी ने उनके एक एक प्रश्न का समाधान किया। इससे हमने पैकेज की घोषणा कर दी कि भी इतने पैसे की छूट मिलेगी। तो इससे एक इंडस्ट्री में बहुत अच्छा मैसेज गया, जिसे आप अभी देखा आपने, लोग अपने आप आ रहे हैं कि हम आपका पैसा देना चाहते हैं, हम हरियाणा में नई इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं। तो चारों तरफ से माहौल हरियाणा से बढ़िया कहीं भी नहीं है। हमारे चेयरमैन हैं श्री वी उमाशंकर जी, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर भी हैं। उनकी मेरे को एक बात अच्छी लगी कि कोई भी चीज़ इंसान को कैलकुलेशन बेस नहीं छोड़नी चाहिए कि भी कैलकुलेशन करके आपको बताएंगे। हमने जो भी पॉलिसी बनाई, जो भी चीज़ रखी सामने, हमने बिल्कुल फॉर्मेट बना के रख दिया। अब ये चीज़ छूट देंगे, उसमें एक साधारण व्यक्ति समझ के अपने आप हमारे पास पैसा जमा करा सकता है। इसी संदर्भ में हमारे एमडी श्री अनुराग अग्रवाल जी, उनका भी ये विजन है कि जितनी ज़्यादा हम इंडस्ट्री को छूट देंगे उतनी ज़्यादा ही हम जो हमारी रिकवरी है वो तेज गति से हमारे पास आएगी। अब आपने बताया कि हम और क्या करना चाहते हैं, जैसे भी जिंदल जी ने बताया कि हमारी 5 बड़े शहरों में हमारी 5 बड़ी आईएमटी हैं। उसी संदर्भ में हमारा जो बोर्ड एचएसआईडी सोच रही है कि जितने भी हमारे 3 अपने बड़े जीटी रोड हैं, उन तीनों पे हम ये सोचते हैं 200, 250 एकड़ में हर 50 किलोमीटर के बाद हम एक इंडस्ट्रियल स्टेट स्थापित करें, ताकि जो किसी ने सीएलयू लेके इंडस्ट्री लगा दी तो उसके आसपास जो अवैध इंडस्ट्रियाँ लगती हैं, जिसको सरकार को काफ़ी दिक्कतें होती हैं, उनको बंद भी नहीं कर सकते, हटा भी नहीं सकते, वो अपने आप पनप जाती हैं। उस पनपने को रोकने के लिए एचएसआईडीसी हर शहर में जो जीटी रोड पर हमारे 15-20 बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं, 50 एकड़, 100 एकड़, 200 एकड़, जितनी एक बार शुरुआत में ज़मीन मिल जाएगी, उसके बाद हम उसको 250 एकड़ में कन्वर्ट करके उसमें साथ साथ हम एक लैंड पूलिंग स्कीम भी ला रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति को 200 एकड़ ज़मीन है उसके पास, अगर वो लैंड पूलिंग में हमारे को वो ज़मीन दे दे तो डेवलप एचएसआईडीसी कर देगी। उसके बदले में हम 1 एकड़ के बदले में उसको 1200 गज का डेवलप प्लॉट का मालिकाना हक उस व्यक्ति को दे देंगे पर एकड़ में। तो ये पॉलिसी भी ला रही है। हम भी सोचते हैं कि जितने जल्दी हम नए तरीके सोचें, क्योंकि आपको भी पता है कि आज लैंड एक्वायर करना आसान नहीं है, रास्ते बिल्कुल बंद हो गए। केवल अर्जेंसी क्लोज लगा के भारत सरकार अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, डिफेंस के प्रोजेक्ट, रेलवे प्रोजेक्ट, रेलवे के लिए उनके लिए कर सकती है, अदरवाइज नहीं कर सकते। इसी संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4 साल पहले कल्पना करके ई भूमि पोर्टल बनाया। ई भूमि पोर्टल पर डिस्ट्रेस सेल बंद कर दी। अब सरकार किसी की ज़मीन जबरन एक्वायर नहीं करेगी। हमने ऐसा पोर्टल बना दिया है एचएसआईडीसी ने, सौभाग्य से उसका मैं एचओडी था, बाद में जिसको हमने पिछले साल रेवेन्यू डिपार्टमेंट को शिफ्ट कर दिया। जिस जमीन किसी व्यक्ति को हरियाणा में जमीन खरीदनी या बेचनी कुछ भी हो, वो उस पोर्टल पर डाल सकता है। सरकार के किसी महकमे को भी जमीन की जरूरत है तो उस पोर्टल से उठा सकता है। तो इससे डिस्ट्रेस सेल भी बंद हो जाएगी। उस ई भूमि पोर्टल पे हमने 3 कमेटियां बना दी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अगर किसी व्यक्ति ने कलेक्टर रेट पर अपनी ज़मीन देनी है, सरकार को किसी परियोजना के तहत उसकी ज़मीन की आवश्यकता थी, तो डिप्टी कमिश्नर को ये पावर दे दी कि वो उसका फैसला वही कर दे। उसके बाद दूसरी कमेटी बनी अधिकारियों की कमेटी, जिसमें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, जितने भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हैं, उनकी कमेटी है जो 14 रेगुलेटरी अथॉरिटी उन सब की। उस कमेटी को ये अख्तियार अधिकार था कि कलेक्टर रेट से 20% ऊपर अगर किसी आदमी ने अपना टेंडर भरा है तो वो उसको उसी लेवल पे फाइनल कर सकता है। 20% के ऊपर जो मंत्रियों की परिषद की कमेटी थी वो वहाँ फैसला करेगी। इससे आप ये देखो कि ज़मीन जिसने बेचनी है और जिसने खरीदनी है वो आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के द्वारा सरकार के प्रोजेक्टों को सिरे चढ़ाने में काफ़ी हद से मदद मिलेगी। देखिए, कई सारी बड़ी चीज़ें हैं, हमें भी आज जानकारी मिली है, और ख़ासकर उन लोगों को जो इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। बहुत सारी स्कीम शायद जानकारी के अभाव में आप तक नहीं पहुंच पाती हूं, लेकिन सरकार की पूरी कोशिश यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिलें। बहुत शुक्रिया आपका सर, बहुत अच्छा लगा इतनी जानकारी दी। आपका भी सर बहुत शुक्रिया। और
कोशिश जिस तरह से सरकार की तरफ से जो जानकारी दी जा रही है कि लगातार विज़न को लेके खासकर कि 250 एकड़ जो अवैध उद्योग पनपने की जो लगातार जो रवायत चल रही है वो ख़त्म होगी। ये बड़ी चीज़ है कि जीटी रोड के साथ या बड़े जो अपने इंडस्ट्री जहां बनाई जा सकती है बजाय आईएमटी के, तो उन चीज़ों को भी बढ़ावा दिया जाएगा। लैंड पुलिंग की बात शर्मा जी ने बताई। तो निश्चित रूप से कोशिश यही है सरकार की कि उद्योगों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिले। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।